हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 8 का संस्कृत का चैप्टर 11 सावित्री बाई फुले एक्सप्लेनेशन इन हिंदी पार्ट 3 है इसका। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। एकादश पाठ सावित्री सावित्री बाई फुले। सावित्री अनेका संस्था। तो पिछली पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? पिछली पार्ट में हमने यहाँ पढ़ा था कि सावित्री बाई ने किस तरीके से लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने किस तरीके से अपना समर्थन दिया था। अब आगे देखते हैं। सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशल के साचलित दुर्भिषिका काले प्लेग च स पीड़ित जनानाम अत्यंत अवृच्च सेवाम अकरो। तो क्या है? सावित्री ने अनेका मतलब अनेक संस्था मतलब संस्थाओं को प्रशासन कौशलेन मतलब अपने प्रशासन कौशल से संचलित मतलब संचालन किया। दुर्भिषी काले मतलब अकाल के समय, प्लेग काले मतलब प्लेग के समय, च और स वह पीड़ित जनाम आश्रनाम अवृतम। पीड़ित जना मतलब पीड़ित लोगों की आश्रम मतलब बिना रुके आश्रय मतलब बिना थके, अवृता मतलब बिना रुके मतलब वो पीड़ित लोगों की बिना थके और बिना रुके उनकी सेवा अकरोतम उनकी सेवा करती रही। सहायता सामग्री व्यवस्था सर्वथा प्रयासम करोति। और सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए उन्होंने सब प्रकार से प्रयास किया। महारोग प्रसार काले मतलब जो महामारी, महारोग मतलब महामारी, प्रसारे मतलब फैलने के, काले मतलब समय मतलब महामारी फैलने के समय, सेवार्ता मतलब सेवा कार्य में लगी हुई, स्वयं असाधारण रोग ग्रस्त हो मतलब वह खुद असाध्य रोग से ग्रस्त होकर 1997 कब, मैं यहाँ लिख देती हूँ कब वो ग्रस्त हुई थी। 1897 में तमे खिस्ताबे निधनम गतम मतलब कि वो लोगों की मदद करते करते खुद ही इस रोग से ग्रस्त हो गई और उन मृत्यु को प्राप्त हो गई। कब? 1897 में। ठीक है, तो क्या पढ़ा? देखिए यहाँ सरलार्थ एकदम हम देख लेते हैं तब समझ जाएगा। सावित्री ने अनेक संस्थाओं को अपनी प्रशासन कौशल से संचालन किया। अकाल के समय और प्लेग के समय इन्होंने बिना थके और रुके पीड़ितों की सेवा की। सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए सब प्रकार से प्रयास किया। महामारी फैलने के समय सेवा कार्य में लगी हुई। वह स्वयं असाध्य रोग से ग्रस्त होकर वो 1897 में मृत्यु को प्राप्त हो गई। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है। साहित्य रचनाया अपि सावित्री महीयते मतलब साहित्य की रचना में अपि मतलब भी सावित्री महायते मतलब सावित्री महायते मतलब महान है। तस्य काव्य संग्रह वर्तते काव्य फुले सुबोध रत्नाकर चेती मतलब उनके दो काव्य संग्रह हैं जो कि हैं काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर। ठीक है। भारत देशीय महिला स्थोनस्य गहना व बोध्य सावित्री महोदया जीवन चरितम अवश्य अध्येतम मतलब कि भारत देश में महिला के उत्थान, ज्ञान बोधम मतलब उत्थान को गहराई से समझने के लिए सावित्री महोदया मतलब सावित्री महोदया के जीवन चरितम मतलब जीवन चरित्र को अवश्य अध्येतम मतलब पढ़ना चाहिए। इसका सरलार्थ यहाँ दिया गया है कि साहित्य रचना में भी जो सावित्री जी थी वो महान थी। उनके दो काव्य संग्रह थे, काव्य फुले और सुबोधकर रत्न। भारत देश में वो महिला के उत्थान को अगर हमें गहराई से समझना है तो हमें सावित्री महोदया का जीवन चरित्र को पढ़ना चाहिए। तो ये था इसका लास्ट पार्ट जिसमें हमारे पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। पूरा चैप्टर यहाँ खत्म हो गया। एक बार हम एक जो समरी होता है जिसको रीड करते हैं वो फटाफट से यहाँ से हम लोग रीड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले क्या हुआ था। यहाँ पर हमें एक पिक्चर दिखाई गई थी जिसमें हमें बताया गया था कि जब किसी विद्यालय की ये चित्र बनी हुई थी। तो महाराष्ट्र में ये पहला कन्या बालिका विद्यालय है और यहाँ पर ये अध्यापिका जो थी घर से पुस्तक लेकर चल रही थी तो रास्ते में कोई इन पे धूल और कोई पत्थर फेंक रहा था, लेकिन वो अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। उन्होंने अपनी बालिकाओं के साथ हंसी मजाक के साथ बातें करते हुए पढ़ने लगी और वो खुद भी पढ़ाई के साथ साथ चलती रहती। और ये महिला कौन थी? ये थी सावित्री बाई फुले, महाराष्ट्र की पहली महिला अध्यापिका थी। इनका जन्म 3 जनवरी 1831 में हुआ है महाराष्ट्र के नाई गांव में। और इन्होंने जन्म लिया। इनकी माता थी लक्ष्मी बाई और इनके पिता थे खंडू जी।
और इनकी आयु सिर्फ 9 वर्ष की थी तभी इनका विवाह हो गया था ज्योतिबा फुले महोदय के साथ, और उनकी उस वर्ष 13 वर्ष की आयु थी। और जो ज्योतिबा फुले थे वो स्त्री शिक्षिका के प्रबल समर्थक थे, इसीलिए उनके मन में, सावित्री के मन में इस अध्ययन की इच्छा बढ़ गई, और इसके बाद उन्होंने आग्रहपूर्वक अंग्रेजी भाषा की पढ़ाई की। उसके बाद फिर उन्होंने 1848 में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ बालिकाओं के लिए पहला विद्यालय आरंभ किया, और उस समय वो केवल 17 साल की थी। और उन्होंने 1851 में छूतछात के कारण स्वीकृत समुदायों की बालिकाओं के लिए उन्होंने दूसरा विद्यालय खोला। इसके बाद उन्होंने सामाजिक कुरीतियों के लिए सावित्री जी ने प्रबल विरोध किया, और उन्होंने जो विधवाओं का मुंडन था उसकी प्रथा को रोकने के लिए वो नाइयों से मिली, और इसके फलस्वरूप कुछ जो नाइयों थे उन्होंने इसको छोड़ दिया। और एक बार वो जब रास्ते में कुएं के पास गई थी तो जब एक बार रास्ते में थी तो उन्होंने देखा कि कुएं के पास कुछ फटे पुराने कपड़े पहने हैं। कुछ निम्न जाति की स्त्रियां पानी पीने की प्रार्थना की थी, लेकिन उच्च वर्ग के लोग उन्हें पानी पीने नहीं दे रहे थे, उनको उपहास कर रहे थे, तो मना कर रहा था। तो सावित्री ने अपमान सहन नहीं किया, वो उन स्त्रियों को अपने घर लेके और उन्हें तालाब दिखाते हुए कहा कि आपको जितना पानी लेना आप ये ले लीजिए, यहाँ ये जल जो है ये इसका कोई जाति संबंध नहीं है, ये तालाब सबके लिए है। और सावित्रीबाई मनुष्य के समानता और स्वतंत्रता के पक्ष को हमेशा उन्हें हर प्रकार से उन्होंने समर्थन किया। महिला सेवा मंडली, हत्या प्रबंधक गृह में आदि संस्थाओं में उन्होंने और उनके पति ने का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा। सत्य शोक मंडल की गतिविधियों में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा सक्रिय थी। इस मंडल का उद्देश्य था जो पीड़ित लोग हैं उनके अधिकारों को जागरूक करना। और सावित्री ने अनेक संस्थाओं से अपने प्रशासन कौशल से अनेक काम किए। उन्होंने अकाल के समय और प्लेग के समय बिना थके और रुके पीड़ितों की सेवा करी, और सहायता सामग्री की व्यवस्था सब प्रकार से उन्होंने प्रयास किया। जब महामारी फैल रही थी उस समय वो सेवा कार्य में लगी हुई थी, और वह खुद इस रोग से ग्रस्त होकर 1897 में मृत्यु को प्राप्त हो गई। सत्य रहे, अगर हम साहित्य रचना से देखें तो सावित्री जो थी वो बहुत ज़्यादा महान थी। उनके 2 काव्य संग्रह, काव्य फिले और सुबोध रत्नाकर, और ये भारत देश में पहला महिला जो है, भारत देश में जो महिला है, इसके उत्थान को गहराई से समझने के लिए हमें सावित्री महाराज के जीवन चरित्र को पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर ये पार्ट 3 भी हमने पढ़ लिया, और इसको एक बार पूरा बैठ को समरी भी कर लिया। सो थैंक्स यू।